फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 विषय हिंदी, जो कि OMR बेस पर आधारित पेपर है, इसी को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए तथा इसी प्रकार से प्रतिदिन हर विषय का पेपर, अलग अलग विषय का पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का निशान दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को जैसे हम नए नए वीडियो अपलोड करें इस प्रकार से आप लोगों को ये वीडियो मिलता रहे और उसका सलूशन भी पाते जाएं। जिन लोगों का पेपर हो गया है वो लोग अपना मिलान कर लेंगे कितने नंबर का इसमें से सही हो रहा है। जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए एक एक मॉडल सिद्ध होगा। ये इससे पता चलेगा कि हाँ, पेपर इसी टाइप के आते हैं परीक्षा में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी तक जो लोग ये लिंक शेयर नहीं किए हैं वीडियो का, वो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें क्या है, कुछ निर्देश हैं। समय कितने 3 घंटे का है, जो कि 20+50 के रेशियो में ये पेपर है। मतलब 20 क्वेश्चन OMR बेस के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। टोटल 70 नंबर के रहेंगे। इसमें कुछ निर्देश क्या है। पहला, प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। कहने का मतलब ये जो पेपर है वो आ और बा 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। गा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर दीजिए। फ्रेंड्स, ये जो है, जो बच्चे अभी क्लास 8 से 9th में आए हैं वो लोग OMR का मतलब नहीं जानते होंगे। तो चलिए इसमें हम इसी चैनल पर OMR के बारे में एक वीडियो अपलोड किए हैं। अभी तक वो लोग आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो कृपया करके देखें। उसमें OMR कैसे फिलअप किया जाएगा इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, और आप थोड़ा सा समय दे करके आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। होता क्या है, मान लीजिए इसमें कोई ऑप्शन सही है, अब आपको लगा कि नहीं ये होगा, आप उसमें 2 गोला काला करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, वो नंबर कट जाएगा। इसलिए क्या है, आपको बहुत सावधानी पूर्वक OMR भरना है। तो OMR कैसे भरें, OMR में गलती करने से कैसे बचें, इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, कृपया करके उसको आप लोग देखें। अब इसमें देखिए, पहला खंड आ है। पहला क्वेश्चन, द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी, और उसके बाद फिर क्या है, बी में है 1800 से 1850, सी में है 1850 से 1900, और डी में है 1900 से 1922। तो होता क्या है, 1900 से 1920 ईस्वी होता है द्विवेदी युग की समय सीमा। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन में नहीं है 1900 से 1922, कुछ किताबों में मिलता है 1900 से 1922 तक। तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर लेंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो कौन है सरस्वती पत्रिका के संपादक, इसमें महादेवी वर्मा ये तो नहीं है, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक जो है, तो यहाँ कौन हो जाएंगे, इसमें राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र।
बालकृष्ण भट्ट, इसमें डी नंबर राइट आंसर होगा। इसमें देखिए तीनों क्वेश्चन का अभी तक तो डी ही आंसर सही निकला। इसमें जो है आप लोग अब जब हम हर विषय का पेपर अपलोड कर देंगे तो आप लोग देखिएगा, एक आपको तजुर्बा इससे मिलेगा कि इसमें जो भी ऑप्शन सही जाता है वो कंटिन्यू जाता है। मान लीजिए बी सही जा रहा है तो बी कई क्वेश्चन का सही रहेगा, डी सही जा रहा है तो कई क्वेश्चन का डी सही जाएगा, सी जा रहा है तो कई क्वेश्चन का एक साथ डी सही जाएगा। ये चीज़ें हैं जहाँ तक देखा गया है ये है। बाकी आगे क्या है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को क्या है यहाँ, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, जागरण काल। तो इसमें क्या हो जाएगा, जागरण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का अन्य नाम है? तो आदिकाल का अन्य नाम क्या हो जाएगा, भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल, रीतकाल, वीरगाथा काल। इसमें भी डी ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम करा चुके, सबका डी ही ऑप्शन सही जा रहा है। आगे देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाल रासों के लेखक हैं। तो परमाल रासों के लेखक जो हैं ये कौन हो जाएंगे, दलपति विजय, चंद्रवरदाई, जगनिक, नल्ल सिंह। तो इसके लेखक कौन हैं आप लोग को बता दे रहे हैं हम, जगनिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके जगनिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन के बाद क्या किया गया, सीक्वेंस बदल दिया गया। आगे देखा जाए, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि जो हैं यहाँ कबीरदास, सूरदास, गोस्वामी, तुलसीदास, जायसी। क्या हैं यहाँ, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गोस्वामी, तुलसीदास। फ्रेंड्स जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग रामचरितमानस किसके द्वारा रचित पुस्तक है, इसके उत्तर को क्या काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यहाँ दिया गया है कुतुबन, मंझन, उस्मान, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से हम लोग हर पेपर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा तथा बोर्ड परीक्षा या फिर प्री बोर्ड जो भी होना है आपके बहुत अच्छे ढंग से हो सके, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, 14 दिया गया है, 18 दिया गया, 16 दिया गया है, 20 दिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। अगला प्रश्न है, तरण्य तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो बच्चा लगाया है इस पर आप लोग मत जाइए, काफ़ी गलत लगाए हैं ये। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 11 का ए सही होगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या हो जाएगा, 11वां का सी हो जाएगा। सी नहीं होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। हमने टिक सही लगाया, वो गलती से हमने बोल दिया श्लेष अलंकार पर सी ऑप्शन बोल दिया, सी गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्या हो जाएगा, कवित्री, 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 कवित्री। ये जो दिया गया है इसमें जो सही शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो 12वां का ए होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 है, आँख का तत्सम शब्द है। तो क्या हो जाएगा, आँख का तत्सम शब्द चक्षी।
यहाँ अक्ष दिया गया है, अक्ष सही होगा। आक दिया गया है, आछ दिया गया, आछ दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अभी तक देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक चला डी ऑप्शन। अब देखिए ट्रिक इसमें, लॉजिक देखिए कैसे क्या लगाया गया। क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर के 5वें तक चला डी ऑप्शन, फिर क्या है 6वें से लेकर के 10वें तक चला है बी ऑप्शन, और अब 11वें से लेकर के लगभग 15वां तक चलना चाहिए ए ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, उपकार का विलोम है, तो उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न का सी ऑप्शन होगा, अपकार होता है। परोपकार दिया गया है, अहंकार दिया गया, अपकर्ष दिया गया है, अपकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपकार का आप लोग टिक कर लीजिए, इसमें सी ऑप्शन होगा अपकार। उपकार अपकार। अगला प्रश्न है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान दीजिए पूछा गया नहीं है, तो नहीं है कौन, सुधा, अमी, पीयूष, लोचन, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुधा नहीं है। अगला प्रश्न है, माता पिता दिन रात के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये जो माइनस के जैसा चिन्ह है इसको क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बी है अर्ध विराम, ये नहीं होगा। पूर्ण विराम नहीं होगा, पूर्ण विराम में ऐसे खड़ी पाई रहता है, अर्ध विराम में जो है क्या है ऐसे कामा रहता है, विस्मय सूचक में क्या है ऐसे रहता है ये चिन्ह, हाँ योजक चिन्ह मतलब माइनस ऐसे रहता है। अगला प्रश्न है, दैत्यारिह का सही संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिया गया है हमारे अनुसार जो है बी ऑप्शन राइट रहना चाहिए, लेकिन बी ऑप्शन भी राइट नहीं होगा क्योंकि इस पर दा पर आयक मात्रा रहेगा। इसका जो है संधि विच्छेद की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, दा पर आयक मात्रा यहाँ लगना चाहिए, हाँ तब होगा राइट आंसर, लेकिन चलिए इसी को हम लोग राइट मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महेश का सही संधि विच्छेद है, तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन ईसा है, महेधन स है, महाधन ऐसा है, महाधन ऐसा है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, महाधन ईसा है। अगला प्रश्न है, रामेण शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, तो रामेण शब्द में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आप लोग को पढ़ाया गया होगा, क्या है इसमें तृतीया विभक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गच्छतः किस लकार पुरुष और वचन का रूप है, तो गच्छतः किस लकार पुरुष और वचन का रूप है, इसमें क्या हो जाएगा, लोट प्रथम द्विवचन लोट मध्यम एक वचन लट प्रथम द्विवचन लट मध्यम एक वचन, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी लट प्रथम द्विवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें अब देखिए क्या दिया गया है, वर्णात्मक प्रश्न, तो ये आपको आंसर राइटिंग वाली जो किताब मिलेगी, कॉपी मिलेगा, सॉरी किताब नहीं होता है कॉपी होता है आंसर राइटिंग के लिए, तो उसी में आप लोग को इसका उत्तर लिखना रहेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 20 तक है इसके लिए आप लोग को OMR मिलेगा, उसी OMR में क्या काम करना पड़ता है, इसका उत्तर फिलअप करना पड़ता है, जो भी ऑप्शन राइट है उसी का गोला उसमें काला करना रहता है। खंड बा है वर्णात्मक प्रश्न। अब दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये सब 6 नंबर के हैं। इसमें दिया गया है का और खा होगा, देखिए गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, इसमें देखिए सबसे अच्छा ये तरीका है, जब भी गद्यांश और पद्यांश किया जाता है तो गद्यांश पद्यांश को पढ़ने से पहले हमारे अनुसार क्या काम किया जाता है, उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना चाहिए, वो पूछ क्या रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग उससे उत्तर देना चाहिए। पूछ रहा है इसमें गद्यांश के पाठ और लेखक का क्या काम करना है, नाम लिखना है, तो यानी कि जो भी गद्यांश का ये पाठ के लेखक हैं और किस पाठ से लिया गया है हिंदी के, तो उसका नाम लिखना है यहाँ। फिर क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो इसमें अंडरलाइन किया गया है उसको क्या काम करना है, उसी का व्याख्या करना है। जो ऊपर ये सब अंडरलाइन दिया गया है यहाँ से और यहाँ तक,
इसका क्या काम करना है, व्याख्या करना है। अगला प्रश्न इसमें है, पुराने ज़माने के लोग कैसे होते थे। अब इसको पढ़ेंगे जो है तो इसमें उत्तर मिल जाएगा। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग के, यहाँ से पढ़ेंगे इसमें तो उत्तर मिल जाएगा। आगे जो है अथवा करके दिया गया है खा। अब सेम ऐसे ही इसमें भी करना है। अब हम क्या काम करेंगे, इसका उत्तर आप लोगों को लिखना रहेगा। तो इसका उत्तर काफ़ी लंबा होगा, इसको हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, बल्कि क्या है आप लोग क्वेश्चन ऐसे देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आप इसका अपने नोटबुक या टेक्स्ट बुक से क्या काम करेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत, कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवरी, सूरत नैना बेन विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घटिका कटि तट शोभित, नुपुर सवद रसाल, मीरा प्रभु संतन, सुखदाई भगत बछल गोपाल। ये श्री कृष्ण जी के प्रति क्या है, मीरा जी का विचार है। तो इसके बारे में दिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश का भाव प्रकट करना है। मोर मुकुट मकराकृत में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ मामा शब्द की, मामा अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, जिस कारण से क्या होगा, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जहाँ पर किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में क्या होता है, जहाँ पर कोई शब्द अलग अलग हो, एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, तो क्या होगा कि वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और उसके बाद श्लेष में जहाँ पर कोई शब्द 1 बार आए लेकिन उसके अनेक अर्थ हों, तो क्या है, श्लेष अलंकार होता है। ऐसे सासी से सरिस जहाँ भी आ जाए उसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। और उसके मनुमानो जनुजानो जहाँ भी आ जाए वहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये सब अलंकार पहचानने के ट्रिक हैं। इसमें अथवा करके दिया गया है, तो सेम ये सब देख लीजिए आप ध्यान से। हाँ, इसमें जो है, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिर ऐसा था साथ, ढपका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। तो इसमें प्रस्तुत साखी में कवि द्वारा किस पर प्रभाव डाला गया है। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कवि ने जीव को घड़े के तुल्य बताया है, स्पष्ट कीजिए। तन शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए, ये चीज़ें हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दिया गया, सदाचार नाम नियम संयमो पालनम इंद्र संयमम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्न बोधेन च संभवति, किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निरेणेतु शक्यते। अभी संस्कृत की चीज़ें, अनिवार्य संस्कृत होता है, उसी से है, अथवा करके दिया गया है ये। अब इन सब को आप क्या करना है क्या नहीं करना है, क्वेश्चन ऊपर बताया गया है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप लोग कर लीजिएगा, नोटबुक से तैयार कर लीजिएगा, टेक्स्ट बुक से तैयार कर लीजिएगा, जैसा भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो दिया गया है इसका अनुवाद आप लोग को करना है। देखिए ये पेपर हम इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आप लोग को, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर मॉडल पेपर उपलब्ध कराइए, मॉडल पेपर उपलब्ध कराइए। हमको आइडिया नहीं है पेपर कैसे आता है, क्योंकि जो परिषदीय विद्यालय में जो किताबें चलती हैं उसी को पढ़ करके बच्चे क्लास 9th में पहुँचे हैं। तो अब यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो गए या अन्य किसी बोर्ड के विद्यार्थी हो गए, तो उनको कहीं ना कहीं बोर्ड का पैटर्न क्या है वो जानकारी नहीं है। इसलिए उनके लिए मॉडल पेपर ये जो है रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो हमने क्या किया प्रयास आप लोगों के लिए, हम हर विषय का ऐसे ही मॉडल पेपर हाफ ईयरली का लाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, दीपदान अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय यहाँ होना चाहिए था, किस एक दे दिया गया है। तो किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी
किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। कबीरदास, संत रैदास, मीराबाई। ये है। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर में पूछा गया, एक कविता लिखना रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्। नेक्स्ट है, क्रोधम कथम जयेत। नेक्स्ट है, अनित्यम कथम जयेत। तो इन सब का क्या काम करेंगे आप लोग? उत्तर लिखेंगे संस्कृत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का अर्थ बनाते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी, तो क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए क्या है, अब्दुल हामिद अपनी दादी माँ के लिए या अपने माँ के लिए अंधे का लाठी है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही संतान है, तो अब वही कहीं ना कहीं अंधे का लाठी होगा। आसमान टूट पड़ना मतलब विपत्ति आ जाना। आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अंधों में काना राजा, क्या है? अंधों में काना राजा। अब इसका जो भी अर्थ होगा हमारे अनुसार ये होना चाहिए कि गुणहीन व्यक्ति को गुणवान मानना। जैसा भी होगा आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। हाँ, क्योंकि इसका हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। आप लोग को ये मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जा रहा है, आप अपने हिसाब से तैयारी करिएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सत्य ही कहा गया है, सब सुखी हो, यह मेरा घर है, सब निरोग हो। तो इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। चारों का किन्हीं 2 का करना है। 2-2 नंबर का है, 4 दिया गया है, 2 कर लेंगे, 4 हो जाएगा, 4 नंबर। अगला और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो क्या काम करेंगे? अपने विद्यालय का नाम लिखते हुए प्रधानाचार्य को संबोधित करेंगे आप, और उसमें अपना कारण दिखाएंगे कि बुखार से पीड़ित हैं या अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, इस वजह से श्रीमान जी हमको 1 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।